पहचान। आज मेरा पहला उपन्यास छप कर आया है। इसे मैंने पापा को समर्पित किया है। जो हूं आज उन्हीं की वजह से हूं। यूं तो कुछ साल पहले तक मैं उनसे नफरत करता था। उन्हें पापा भी नहीं कहता था। कोशिश करता था कि उनसे बात ही ना करनी पड़े, पर जब कभी करनी पड़ जाती तो तभी जुबान से अंकल कह देता। और इसमें कुछ गलत था भी नहीं। वो मेरी माँ के पति हैं, पर मेरे पिता नहीं। ये मेरी माँ की दूसरी शादी है। बात उस जमाने की है जब औरत का सुंदर होना शादी के लिए सबसे बड़ा गुण माना जाता था, और शादी स्त्री जीवन की सबसे बड़ी विजय यात्रा। मेरी माँ सोनिया उस साल मिस लेडी श्रीराम कॉलेज बनी थी। सुंदर, स्मार्ट, पॉलिश्ड। बस फिर क्या था। दिल्ली के धनी परिवारों ने सूंघ लिया और मेरे दादा दादी अपने इकलौते बेटे संजय का रिश्ता ले नाना नानी के पास पहुंच गए। नाना नानी ने अपने को धन्य समझा। बस एक शर्त रखी कि सोनिया की पढ़ाई जारी रखी जाएगी। दादा दादी को इस बात से कोई एतराज नहीं था। संजय भी अभी सेंट स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स कर रहा था। दोनों गुड्डे गुड़िया की तरह सच कर आ गए शादी के लिए। शादी पूरे 5 दिन चली। मेरे माँ बाप थोड़े कंफ्यूज जरूर थे, पर सबके साथ उन्होंने पूरा एंजॉय किया। हनीमून के लिए मेरे दादा दादी उन्हें लंदन ले गए। वापस आके वो फिर से बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर अपने अपने कॉलेज जाने लगे। इससे पहले कि उन्हें शादी के गहरे अर्थ पता चलते, मैं आ गया। इससे मेरे माँ बाप के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं आया। मेरे दादा दादी नौकरों से भरे घर में एक नया खिलौना पाकर खुश हो गए। मेरे माँ बाप ने एमए किया और मेरा भी स्कूल में एडमिशन हो गया। अब वो दोनों बड़े हो गए थे और समझ रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। संजय को पाश्चात्य संगीत पसंद था, तो सोनिया को हिंदुस्तानी क्लासिकल। एक कॉन्टिनेंटल खाना चाहता था तो दूसरा छोले भटूरे। खैर, सूची लंबी है, आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। तलाक के बाद संजय अमेरिका चला गया और मैं 5 साल की उम्र में माँ के साथ नानी के घर आ गया। माँ ने स्कूल में नौकरी कर ली। मुझे दादी की जगह नानी देखने लगी। माँ मुझे पहले से ज्यादा वक्त देने लगी और मैं कुछ ही समय में उस माहौल में एडजस्ट हो गया। परंतु मेरी माँ की यात्रा अभी शेष थी। मुश्किल से वो अभी 24 वर्ष की ही तो थी। अपने बेटे की वजह से वो जीवन प्रवाह रोक तो नहीं देती। नानी ने बताया, तेरी माँ को एक प्रोफेसर से प्यार हो गया है। वो शादी करके उसके साथ चली जाएगी और तू हमारे साथ रहेगा। सुनकर मेरा रोना निकल गया। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पहली बार मुझे लगा कि एक एक करके मुझे सब छोड़ना चाहते हैं। माँ की शादी के बाद नाना नानी मुझे रोज घुमाने ले जाते। जो कहता मुझे मिल जाता, पर मेरे दिल की उदासी ना जाती। माँ जब भी अपने नए पति के साथ आती, बहुत खुश दिखती। उसके नए पति मुझसे भरसक दोस्ती करने की कोशिश करते। बार बार कहते, मुझे अंकल नहीं पापा कहो। और मैं जैसे बदला लेने के लिए और भी जोर से कहता, अंकल। एक दिन नानी ने कहा, अब कुछ महीने तुम्हारी मम्मी यहां आकर रहेगी। मेरी तो खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे लगा अब उसे समझ आ गई है। वो अंकल को छोड़कर मेरे साथ रहना चाहती है। पर इससे पहले कि वो खुशी मेरे मन के भीतर तक पहुंचती, नानी ने कहा, तेरे साथ खेलने वाला भाई या बहन आने वाली है। तुझे क्या चाहिए, बहन या भाई? सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने गुस्से से कहा, कुछ भी नहीं, मम्मी भी नहीं। 7 साल की उम्र में ना जाने मुझे क्यों लगा मेरी माँ मुझसे और दूर जा रही है। मैं गुस्से में बाहर बच्चों के साथ खेलने निकल गया। रात हो गई, मैं
फिर भी घर नहीं आया तो नाना जी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे। प्यार से गोदी में बिठाकर वो चांद तारे दिखाने लगे। मेरे नाना कहानियों के भंडार थे। सारे रास्ते वो मुझे कहानी सुनाते रहे और मेरा मन शांत होता गया। माँ के साथ नानी के घर जिंदगी के सारे रंग भरने लगे। मेरी बहन आई तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। फिर एक दिन अंकल किसी राक्षस की तरह उन दोनों को मुझसे छीनने आ गए। इस बार जाते हुए मां मुझसे लिपटकर बहुत रोई। नानी ने कहा, रो क्यों रही है? 2 महीने बाद पापा इसको तेरे पास छोड़ जाएंगे। मां चली गई तो मैंने गुस्से में कहा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें भी जाना है तो जाओ नानी। पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कह दूं कि बस नाना को रहने दो। मेरे लाख मना करने पर भी नाना मुझे मां के पास छोड़ आए। पर एक बार वहां पहुंचने पर मैं मां बहन को फिर से पाकर बहुत खुश था। अंकल मुझे ज्यादा पसंद नहीं थे, पर वो मुझे देखकर वैसे ही खुश होते थे जैसे मेरी माँ और बहन संध्या को देखकर। माँ का घर बहुत छोटा था। सब कोई एक दूसरे के करीब रहता। मुझे बहुत अच्छा लगता। फिर माँ खाना बनाती और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। कभी कभी वो मुझे संध्या का ध्यान रखने के लिए कहती तो मुझे लगता जैसे उन्हें मेरी जरूरत है। समय बीतता गया। 12वीं में मेरे 95% नंबर आए और IIT में मेरा एडमिशन हो गया। मेरी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जानता था उच्च वर्ग से मध्य वर्ग की यात्रा उसके लिए सरल नहीं थी। वो मेरे लिए चिंतित थी और दुखी भी। मैं एक गुमनाम राजकुमार सा था। वो चाहती थी मैं फिर से अपना परिचय पा जाऊं। IIT उसके लिए सीढ़ी हो सकती थी। मैं हॉस्टल में रहने लगा। मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। मैं नाना की तरह कहानियां सुनना चाहता था। मैं माँ को रोज खत लिख रहा था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं, साहित्य और इतिहास पढ़ना है। पर माँ थी कि बस एक ही जिद, इंजीनियरिंग करके अमेरिका चला जा। एक दिन सब छोड़कर घर पहुंच गया। माँ का ये रूप मैंने कभी नहीं देखा था। रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि वो अपने बेटे के भविष्य को यूं उजड़ता हुआ नहीं देख सकती थी। आखिरकार थक हार कर मैं फिर से हॉस्टल आ गया। मेरा दुर्भाग्य था कि मेरे नंबर फिर से बहुत अच्छे आए, परंतु अब मैं बहुत अस्वस्थ रहने लगा। रात को मुझे छाती में दर्द हो जाता, सांस लेने में कठिनाई होती, दिनों शौच ना होता, किसी दोस्त के साथ पीछे स्कूटर पर बैठते डर लगता। एक दिन रात को मैं ये और नहीं सह पाया और अंधेरे में सब छोड़ निकल भागा। घर पहुंचा तो मां मुझे देखते ही उखड़ गई। उनकी इस उदासी के लिए मैं अपराध भाव से दबने लगा। अगले दिन हम रात का खाना खाने मेज पर बैठे तो मां ने कहा, तू तो मुझे मार कर रहेगा। मां से ऐसी बात सुनकर मैं सख्ते में आ गया। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकला, मैं आत्महत्या कर लेता हूं, तब तो सब ठीक रहेगा ना। मैंने थाली खिसकाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुको, पीछे से अंकल की आवाज आई। इतने अधिकार से उन्होंने मुझे पहली बार कुछ कहा था। मैं अपनेपन की उस खुशबू से वहीं रुक गया। उसी अधिकार से उन्होंने मां से कहा, बच्चों से ऐसी बात की जाती है? ऐसा उसने क्या किया है जो तुम इतनी परेशान हुई जा रही हो? मां किसी तरह अपने आंसू थामे खाना खाती रही। अंकल ने मुझे भी पहली बार ऊंचे स्वर में कहा, अपनी छोटी बहन के सामने ऐसी बातें करते अच्छे लगते हो? संध्या को देखकर मैंने कहा, सॉरी। वो मुस्कुरा दी। खाने के बाद अंकल ने मुझसे कहा, चल अरुण, पान ले आते हैं। चलते हुए उन्होंने घर की चाबी ले ली और मां से कहा वो सो जाए। हम चलते चलते पार्क तक आ गए और वहां कोने में पड़े खाली बेंच पर बैठ गए। हाँ, अब सुनाओ क्या हाल है?
अंकल ने मेरी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा। मैं समझ रहा था कि वे मुझसे खुलने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई समय होता तो मैं उनकी इस कोशिश को झटक देता, पर इस वक्त मुझे भी सहारे की जरूरत थी। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो अपनी माँ से बहुत लड़ता था। अब सोचता हूं प्यार भी तो सबसे ज्यादा उन्हीं से करता था। मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन उन्हीं पर निकलती थी, और वो भी कितनी जल्दी सब भूल जाती थी। पर मेरी माँ तो मुझे अपना गुलाम समझती है। सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता ये मेरे मुंह से कैसे निकला, पर मैं वहां रुका नहीं, बस बोलता ही गया। तलाक लेते हुए मेरे बारे में नहीं सोचा। कभी सोचा है उनके हर निर्णय के साथ मेरा जीवन भी जुड़ा है। वो ऐश करें और मैं एडजस्ट करूं, क्यों? मुझे लगता है मेरे भीतर वो पूरा कब्जा करके बैठी है। मुझे मेरा अंतर्मन वापस चाहिए। उस रात मैं न जाने मन में छुपे कौन से अंधेरे कोनों को टटोलता रहा और बोलता रहा। दूर आसमान में सूरज चढ़ने की आहट हुई तो हम लौट आए। उस दिन न जाने मैं कब तक सोता रहा। उठा तो संध्या चाय ले आई। माँ ने खाना लगा दिया। वो थोड़ी नरम पड़ गई लग रही थी। मैं खाना खाकर कल की तरह बाहर जाना चाहता था, पर अंकल पहले ही सोने जा चुके थे। शायद कल की नींद पूरी नहीं हुई थी। सब सोने चले गए तो मैंने कागज निकाला और लिखना शुरू किया। मुझे नहीं पता उस रात मैंने क्या लिखा। लिखने के बाद मैंने सारे पेज फाड़ दिए और चैन से सो गया। मैं महसूस कर रहा था जैसे जैसे मैं अपने मन की घुटन को शब्द दे रहा था, वैसे वैसे मैं स्वयं के साथ परिचित हो रहा था, और मेरे भीतर एक नई आत्मविश्वास का जन्म हो रहा था। मेरा छाती का दर्द, सांस की कठिनाई, शौच की समस्या सब जाती रही। मैं पहले से कहीं अधिक स्वस्थ अनुभव करने लगा। 2 दिन बाद शनिवार था। मैं और अंकल जाकर उस बेंच पर बैठ गए। फिर लगातार इस तरह कई दिन जाते रहे। मैं बोलता रहा और वो सुनते। आखिर एक दिन मैंने कहा, मैं माँ की बहुत इज्जत करता हूं और प्यार करता हूं, पर मेरा जीवन मेरा है, उसे मैं अपने ढंग से जीऊंगा। और वो ढंग क्या होता है? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता हूं और अगले कुछ वर्ष सिर्फ पढ़ना चाहता हूं। आप फिक्र ना करें, अपने गुजारे लायक कमा लूंगा। मुझे उसकी फिक्र नहीं, अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मुझे ये बताओ तुम क्या लिखना चाहते हो? अपने समय को, अपने अस्तित्व को जानना चाहता हूं। इसी में से जो मूल्य निकलेंगे वही लिखना चाहता हूं। फिर इंजीनियरिंग क्यों छोड़ना चाहते हो? आखिर फिजिक्स, मैथ्स का ज्ञान चिंतन को स्पष्ट करेगा। वो तो है, पर अभी मैं दूसरे विषय पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे पहले उपन्यास की प्रतीक्षा करूंगा। तो आपको लगता है मैं लिख सकूंगा? क्यों नहीं, अगर तुम्हारे अंदर की आवाज ये कह रही है तो यही तुम्हारा सच है। तो आप मां से बात करेंगे? क्यों? मैं क्यों करूंगा? आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां अपनी। मैं सिर्फ कुछ वर्ष के लिए पैसा भेजूंगा। तुम पर भरोसा करता हूं। जो मैं जानता हूं तुम नहीं तोड़ोगे। उस दिन मुझे लगा मेरे पापा मेरे लिए इससे ज्यादा क्या करते, और मेरे पापा तो हरदम मेरे साथ थे। मैं ही नहीं पहचान पाया था।